हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है ग्लोबल वार्मिंग। इससे पहले हम दो टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक यदि आपने मेरे वे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जरूर देखें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर भी करें। चलिए फिर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, किस कारण से होता है और इसके इफेक्ट क्या क्या हैं, और वे कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को कम किया जा सकता है। फिर हम जानेंगे अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, अर्थ आवर क्या है, और फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हमारे अर्थ सरफेस के टेम्परेचर में तेजी से इंक्रीज होना। जैसा कि हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी समझा था कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो वो अधिक मात्रा में हीट को ट्रैप करके रख सकती है, जिससे हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब हम कुछ उन कारणों को जान लेते हैं जिसके कारण हमारी अर्थ सरफेस के टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, जिसमें पहला है हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन का चेंज होना। मतलब जो अर्थ एटमॉस्फेयर में गैसेस का आइडियल कंपोजिशन होना चाहिए वो नहीं होता, उसके विपरीत उसमें ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेंट्रेशन या ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसके अलावा सोलर रेडिएशन के कारण और जिस ऑर्बिट में पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है उसमें वेरिएशन के कारण, डिफोरेस्टेशन मतलब वृक्ष की कटाई के कारण, पॉल्यूशन बढ़ने के कारण एंड वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी फूटने जैसी वाली घटनाओं के कारण भी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार हम ग्लोबल वार्मिंग को क्लाइमेट चेंज से जोड़ते हैं, लेकिन इन दोनों शब्द के मतलब में थोड़ा डिफरेंस है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब केवल इतना होता है कि हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ना, जबकि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग का एक साइड इफेक्ट है, जिसमें ग्लेशियर्स का पिघलना या भारी बारिश होना या सूखा पड़ जाना जैसी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स और आइस शीट्स हैं वो पिघल रही हैं, और जो हमारी समुद्र की सरफेस है या सतह है वो गर्म हो रही है। टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ रहा है, मतलब जो हमारी लेक हैं उसमें डिस्क्रीट लेयर्स बन रही हैं। इसके अलावा ओशन सर्कुलेशन में चेंज आ रहा है, रेनफॉल स्नोफॉल के पैटर्न्स बदल रहे हैं, कभी कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है तो कहीं बारिश नहीं है। इससे हमारे एग्रीकल्चर में भी असर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर खेती होती है वो मोस्टली बारिश पर ही डिपेंड करती है। यदि बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा तो सारी खेती बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा फॉरेस्ट पे भी असर लगता है, जंगलों में कई बार आग भी लग जाती है। अब हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में समझते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को कम किया जा सकता है, जिसमें पहला है सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करना और फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता को कम करना। इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होने वाली मात्रा है उसमें कमी आएगी और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम होगा। इसके अलावा जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को बढ़ाते हैं उनका यूज कम से कम करना और अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाना। इसके बाद हम देखेंगे उन कंट्रीज के बारे में जो CO2 एमिशन करती है, जिसमें चाइना है जो सबसे ज्यादा CO2 एमिट करती है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है और थर्ड नंबर पे इंडिया आता है। नेक्स्ट उसके बाद रशियन है और फिर उसके बाद जापान है। लेकिन ये है कंट्री वाइज, लेकिन यदि हम प्रति व्यक्ति CO2 एमिशन देखें तो उसमें नंबर 1 पोजीशन पर यूनाइटेड स्टेट आता है। हमारे एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी कई प्रयास किए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उन्हें कंट्रोल करने के लिए किया गया।
अर्थ समिट या रियो प्रोटोकॉल हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए और उसे डेवलप करने के लिए किया गया। UNFCCC ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में कमी करने के लिए किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग। एंड देन पेरिस एग्रीमेंट जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। और नेक्स्ट है किगाली अमेंडमेंट जो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन को रिड्यूस करने के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ ओवरशूट डे। यह रिसोर्स कंजप्शन की एक कैलकुलेशन होती है। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ के द्वारा हमें रिसोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसका एक निश्चित समय एक साल के लिए कुछ मात्रा निर्धारित की जाती है कि इस मात्रा को ह्यूमन यूज कर सकता है। लेकिन समय से पहले जब जिस दिन वह उस मात्रा को यूज कर लेता है उसे बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे। अभी 2020 में यह डे 22 अगस्त को था। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ आवर। यह WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह एक एक्शन है जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज और हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया था। इसमें 1 घंटे के लिए लाइट को स्विच ऑफ किया जाता है जो कि पहला इवेंट इसका सिडनी ऑस्ट्रेलिया 2007 में ऑर्गेनाइज हुआ था। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट विजुअली एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ए द इंक्रीज्ड precipitation along the Gulf Coast state, B highly varying temperature fluctuation felt during the winter months, C rapid melting of glacial ice on nearly every continent, D all of the above। तो हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आइस शीट पिघल रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी CFC, डी एसिटिलीन। तो हम जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग आल्सो रेफर्स टू एज ए क्लाइमेट चेंज, बी इकोलॉजिकल चेंज, सी एटमॉस्फेयर चेंज, डी नन ऑफ द अबव। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग को हम क्लाइमेट चेंज से भी जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है इकोनॉमी ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट एनुअल CO2 एमिशन, ए US, बी चाइना, सी बोथ ए एंड बी, डी ब्राजील। तो हमने पढ़ा था कि CO2 एमिशन करने वाली कंट्रीज में नंबर 1 पे है चाइना एंड उसके बाद है US। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है क्लाइमेट रिप्रेजेंट ए द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एंड इट्स statistical variation for a given region, B weather averaged over a year, C it is a measure of variation in the amount of precipitation, D none of the above। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखो जो वेदर होता है वो किसी भी जगह की एक छोटे टाइम पीरियड के लिए मौसम की स्थिति होती है। जैसे जब बारिश हो रही होती है तो वेदर को हम बोलते हैं कि आज रेनी वेदर है, या उस जो वेदर होता है वो मिनट टू मिनट या आवर टू आवर डे टू डे भी चेंज हो सकता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो किसी भी जगह के एक लंबे टाइम पीरियड का वेदर कंडीशन होती है। जैसे सामान्यतः ये बोला जाता है कि जो राजस्थान का क्लाइमेट है वो हॉट होता है या गर्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।